हेलो एंड वेलकम टू माय कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस एंड माई सेल्फ विवेक गुप्ता। बच्चों, हम लोग ने क्लास 12 की अकाउंटेंसी स्टार्ट किया है और अपना फर्स्ट चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है इशू ऑफ शेयर्स, जिसकी कुछ बेसिक चीज़ें हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। आपने पढ़ा शेयर्स क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होती है, शेयर कैपिटल कितने टाइप की होती है और कई चीज़ों के बारे में हमने पिछली वीडियो बताया। आज का हमारा टॉपिक क्या है? टेक्निकल टर्म्स। कि जब मैं इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर पढ़ाऊंगा तो ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स हमको क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे जिनकी मीनिंग हमको समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इसकी मीनिंग नहीं समझेंगे तब तक हमारे लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगाना बहुत प्रॉब्लम करेगा। और वैसे एग्जाम में इन पर डेफिनेशन भी लिखने को आती है, इसकी मीनिंग भी डिफाइन करने को आती है, जो थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेक्निकल टर्म्स। बच्चों, ये टेक्निकल टर्म्स के लिए हमने 2 वीडियो बनाई है। एक वीडियो ये जो अभी आप देख रहे हैं, इसके बाद एक वीडियो और उसके बाद हमारा ये थ्योरी पोर्शन इशू ऑफ शेयर से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए आज के टेक्निकल टर्म्स के लिए मेरी ये पहली वीडियो। हमारा फर्स्ट वर्ड है प्रोस्पेक्टस। पहला वर्ड है प्रोस्पेक्टस। बच्चों, हम लोग समझते हैं प्रोस्पेक्टस क्या होता है। कोई भी कंपनी मार्केट में जब शेयर इशू करती है तो बिफोर इशूइंग द शेयर्स कंपनी पहले मार्केट में एक सर्कुलर इशू करती है। इसे हम सर्कुलर भी कह सकते हैं, हम इसे एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट या कोई डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। ये एक ऐसा सर्कुलर होता है जिसमें कंपनी अपने पास्ट हिस्ट्री के बारे में बताती है, कंपनी के फ्यूचर में आगे क्या प्रोस्पेक्ट्स है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, और कंपनी जो शेयर के लिए पैसा पब्लिक से मांग रही है, ये कंपनी उस पैसे का क्या यूज करेगी, इन सब के बारे में कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस से पूरा डिटेल देती है। और इसी प्रोस्पेक्टस के फैक्ट के बेसिस पर कोई व्यक्ति ये डिसाइड करता है कि मुझे कंपनी के शेयर परचेस करने चाहिए या नहीं। यानी कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग भी कोई कंपनी जब तक मार्केट में प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है तब तक वो शेयरों का अलॉटमेंट नहीं कर सकती, शेयर अलॉट नहीं कर सकती। तो शेयर इशू करने के पहले हमें ये प्रोस्पेक्टस पब्लिक में इशू करना जरूरी है, जिसमें कंपनी के सारे कंटेंट्स के बारे में, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में और तमाम बातों के बारे में जो शेयर होल्डर के लिए जरूरी हो सकते हैं वो हम इसमें डिक्लेयर करते हैं। और इसी प्रोस्पेक्टस के बेस पर कोई व्यक्ति डिसाइड करता है कि मुझे कंपनी के शेयर खरीदने हैं या फिर नहीं खरीदने। ठीक है, तो वो सर्कुलर या वो एडवर्टाइजमेंट कहलाता है प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शंस। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शंस क्या होता है बच्चों समझना। कोई भी कंपनी जब मार्केट में शेयर इशू करती है तो शेयर इशू करने के पहले मैंने अभी बताया प्रोस्पेक्टस इशू करती है, तो उसी प्रोस्पेक्टस में एक कंटेंट्स होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शंस का। कंपनी बताती है कि कम से कम पब्लिक से हमको अगर इतने शेयरों की एप्लीकेशन आएगी तभी हम अपने शेयरों का अलॉटमेंट करेंगे। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना हो सकता है, ये कंपनी का सेल्फ डिसीजन होता है। कंपनी खुद तय करती है कि कम से कम कितने शेयरों का अलॉटमेंट, कितने शेयरों के लिए एप्लीकेशन आएगी तभी वो शेयर का अलॉटमेंट करेगी। यानी कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम शेयर अप्लाइड होते हैं तो कंपनी अपना ये पूरा अलॉटमेंट प्रोग्राम कैंसिल कर देगी। सपोज करिए हमने मार्केट में 1 लाख शेयर इशू किए, अब मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है 90,000 शेयर्स का, यानी कम से कम अगर 90,000 शेयर्स पब्लिक से अप्लाई होते हैं तभी हम शेयर का अलॉटमेंट करेंगे। और मान लीजिए अगर 90,000 से कम शेयर अप्लाइड हुए तो हम कोई भी शेयर अलॉट नहीं करेंगे और जो भी एप्लीकेशन आई हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, एक भी शेयर अलॉटमेंट नहीं करेंगे। तो वो 90,000 शेयर्स क्या कहलाएंगे मेरे मिनिमम सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, तो बच्चों मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ, वो मिनिमम शेयर्स जितने पब्लिक से अगर अप्लाइड होंगे तभी हम शेयर अलॉटमेंट करेंगे। अगर इतने शेयर अप्लाई नहीं होते तो हम शेयर अलॉटमेंट नहीं करते। नेक्स्ट वर्ड आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये क्या होता है? कोई भी कंपनी अपने इनकॉर्पोरेशन पर जो खर्चे करती है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कोई भी कंपनी अपने इनकॉर्पोरेशन पर जो खर्चे कर रही है, अब क्या खर्चे करती है, जैसे कि बहुत से खर्चे हो सकते हैं, जैसे कि आप कहते हो लीगल एक्सपेंसेस या फिर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को प्रिंटिंग करने का खर्चा या फिर रजिस्ट्रेशन फीस, ये मेरे क्या कहलाते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी अपने इनकॉर्पोरेशन के टाइम स्पेंड करती है, वो कहलाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट देखिए इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना। कोई भी कंपनी अपने शेयरों को मार्केट में 2 टाइप से इशू कर सकती है।
दो तरीके से शेयर इशू किया जा सकता है, या तो कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है एट पार पर, और यह भी मार्केट में इशू कर सकती है एट प्रीमियम पर। बच्चों एट पार का मतलब क्या होता है कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में फेस वैल्यू पर इशू करती है। फेस वैल्यू जैसे कि नॉर्मली हर एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी होती है, मान लीजिए 10 रुपीज की। तो अगर कोई कंपनी 10 रुपए के शेयर मार्केट में 10 रुपए के रेट में इशू कर रही है तो उस इशू को बोलते हैं एट पार, वो कहलाता है एट पार। तो एट पार का मतलब क्या हुआ कि कोई कंपनी अगर अपने शेयर फेस वैल्यू पर ही इशू कर रही है तो वो कहलाता है एट पार। और दूसरा में लिखा एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। एट प्रीमियम क्या होता है कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स फेस वैल्यू से बढ़ाकर इशू करती है तो उस इशू को बोलते हैं एट प्रीमियम। मान लीजिए 10 रुपए के शेयर है, फेस वैल्यू 10 रुपए की है और हम उसको मार्केट में इशू कर रहे हैं 12 रुपए के रेट पर या 15 रुपए के रेट पर, तो ये क्या कहलाएगा, एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो एट प्रीमियम का मतलब क्या हुआ कि कोई कंपनी अपने शेयर्स फेस वैल्यू से बढ़ाकर इशू कर रही है तो वो कहलाता है एट प्रीमियम। बच्चों प्रेजेंट टाइम में कोई भी कंपनी अपने शेयर दो टाइप से इशू कर सकती है, या तो एट पार यानी फेस वैल्यू पर, या फिर एट प्रीमियम यानी फेस वैल्यू से बढ़ाकर। आज से कई सालों पहले जब कंपनी एक्ट 2013 अप्लाई नहीं हुआ था, उससे पहले कोई कंपनी अपने शेयरों को डिस्काउंट पर भी इशू कर सकती थी। डिस्काउंट इशू का मतलब होता है 10 रुपए के शेयरों को अगर 9 रुपए या 8 रुपए के रेट पे इशू कर रहे हैं, यानी फेस वैल्यू से कम पर इशू कर रहे हैं, तो वो कहलाता था एट डिस्काउंट। पर याद रखिए बच्चों, जब से कंपनी एक्ट 2013 अप्लाई हुआ है तब से अब कोई भी कंपनी अपने शेयरों को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। ये कंपनी एक्ट में रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि अब डिस्काउंट पर शेयर इशू करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब प्रेजेंट टाइम में कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है वो या तो एट पार करती है या फिर एट प्रीमियम करती है। ओके, तो ये थे हमारे कुछ टेक्निकल वर्ड्स जिनकी मीनिंग हमें समझना होगा। इसके बाद देखिए कुछ और वर्ड्स आ रहे हैं। क्या आ रहा है, कॉल इन एरियस। कॉल इन एरियस का मीनिंग क्या हुआ, इसको एक लाइन में मैं डिफाइन करना चाहूँ कि कॉल इन एरियस के मीनिंग क्या होता है, द कॉल विच आर मेड बट नॉट रिसीव्ड। द कॉल विच आर मेड बट नॉट रिसीव्ड। बच्चों हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी कंपनी अपने शेयरों पर पूरा एक साथ पैसा नहीं मांगती पब्लिक से, पूरा पैसा एक साथ नहीं मांगती। मान लो 10 रुपए का शेयर है तो पूरा 10 रुपए पब्लिक से एक साथ नहीं मांगती, बल्कि उसे कैसे लेते हैं, इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में। मान लीजिए 3 रुपीज एप्लीकेशन के साथ, 2 रुपीज अलॉटमेंट पर, 3 रुपीज फर्स्ट कॉल पर, 2 रुपीज सेकंड कॉल पर, इस तरह पैसा मांगते हैं। तो मान लीजिए बच्चों कोई शेयर होल्डर ऐसा है जिसने मान लीजिए किसी भी कॉल पे पैसा नहीं दिया। मान लो कोई शेयर होल्डर ऐसा है जिसने मान लीजिए एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, बट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। या फिर कोई शेयर होल्डर ऐसा है जिसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल भी दे दिया, सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। तो जो पैसा हमने मांगा पब्लिक से बट शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया, तो वो अमाउंट क्या कहलाता है, कॉल इन एरियस। कॉल इन एरियस। तो कॉल इन एरियस की मीनिंग समझिएगा बच्चों कि कॉल इन एरियस का मीनिंग क्या होता है कि कंपनी वालों ने कॉल तो किया बट कोई शेयर होल्डर ऐसा था जिसने उस कॉल पर पैसा नहीं दिया या नहीं दे पाया। तो जितना पैसा हमको नहीं मिला वो क्या कहलाएगा, कॉल इन एरियस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कॉल इन एडवांस, जो इसी का जस्ट रिवर्स है कि कॉल इन एडवांस का मींस क्या होता है, द कॉल विच आर नॉट मेड, द कॉल विच आर नॉट मेड बट रिसीव्ड इन एडवांस। रिसीव्ड इन एडवांस यानी हमने कॉल अभी किया भी नहीं लेकिन कोई शेयर होल्डर ऐसा था जिसने हमको एडवांस पेमेंट कर दिया, बिना मांगे पैसा मिल गया। जैसे मान लीजिए मैं कंपनी हूं, मैंने अभी शेयर होल्डर से केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा मांगा था, अलॉटमेंट तक का पैसा मांगा, मैंने अभी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तो मांगी ही नहीं। लेकिन मान लीजिए कोई शेयर होल्डर ऐसा है जिसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा मुझे अलॉटमेंट के साथ एडवांस में दे दिया। हमने मांगा केवल अलॉटमेंट का पैसा, लेकिन उसने क्या किया, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा मुझे एडवांस में दे दिया, बिना मांगे पैसा मिल गया। तो जो पैसा आपको एडवांस में मिल गया वो क्या कहलाएगा, कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ये क्या होता है, फॉरफिट करना। फॉरफिट करना मतलब क्या हुआ, हिंदी बोले तो उसको शेयर्स को जब्त कर लेना, हरण कर लेना, जब्त कर लेना। बच्चों रामायण देखिए ना, रावण ने सीता जी का हरण कर लिया, क्या हो गया, फॉरफिट कर लिया।
है ना। तो वैसे यहाँ भी फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब शेयर को जब्त कर लेना या उसको हरण कर देना। मींस क्या होता है समझना, कोई शेयर होल्डर जिसने मान लीजिए अपनी कॉल का पैसा नहीं दिया, हमने आपसे फर्स्ट कॉल मांगा, आप नहीं दे पाए, सेकंड कॉल मांगा, आप नहीं दे पाए, तो ऐसे केस में कंपनी के पास ये राइट्स होता है कि वो आपके शेयरों को जब्त कर सकती है। बच्चों शेयर को जब्त करने का मीनिंग समझना, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि अगर आपके शेयर जब्त कर लिए गए, फॉरफिट कर लिए गए, तो इसका मतलब ये होगा कि आज के बाद से आप कंपनी के शेयर होल्डर नहीं माने जाएंगे और कंपनी आपका नाम अपने मेंबर से रजिस्टर से काट देगी। और सबसे बड़ा लॉस आपको ये होगा कि उन शेयरों पर अभी तक जितना भी अमाउंट आपने पेड कर रखा था वो पूरा आपका डूब जाएगा। कंपनी उस पैसे को जब्त कर लेगी, एक पैसा भी आपको रिटर्न नहीं होगा। इस पोजीशन को बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फिर से बोलेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई शेयर होल्डर किसी भी कॉल का पेमेंट नहीं कर पाता है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल किसी भी कॉल का पैसा नहीं दे पाता है, तो कंपनी उसके शेयरों को फॉरफिट कर सकती है। और फॉरफिट होने का मतलब ये हुआ कि आज के बाद से आप कंपनी के शेयर होल्डर नहीं माने जाएंगे और जितना भी अमाउंट अभी तक आपने पेड कर रखा था वो पूरा अमाउंट आपका कंपनी जब्त कर देगी, सीज कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट ओवर सरप्लस और लास्ट में मैंने लिखा अंडर सरप्लस। हम दोनों वर्ड की मीनिंग एक साथ समझेंगे। ओवर सरप्लस क्या होता है और अंडर सरप्लस क्या होता है, समझिएगा। पहले ओवर सरप्लस क्या होता है कि कोई कंपनी जितने शेयर मार्केट में इश्यू करती है, अगर सपोज करिए उनसे ज्यादा शेयरों के लिए एप्लीकेशन आ जाती है, जितने शेयर हमने पब्लिक में इश्यू किए उससे ज्यादा शेयरों के लिए अप्लाई हो गया। मान लीजिए मैंने मार्केट में सपोज करो 1 लाख शेयर इश्यू किए, लेकिन जो एप्लीकेशन आ गए वो 1.5 लाख शेयरों के लिए आ गए, तो इस पोजीशन को बोलते हैं ओवर सरप्लस। पर बच्चों एक बात याद रखना, जितने शेयर इश्यू किए जाते हैं कंपनी केवल उतने शेयरों का ही अलॉटमेंट कर सकती है। भले एप्लीकेशन 1.5 लाख या 2.5 लाख या 10 लाख शेयरों के लिए हो जाए, लेकिन हम जो शेयर का अलॉटमेंट करेंगे केवल उतना ही करेंगे जितना हमने शेयर इश्यू किया था। यानी अगर 1 लाख शेयर इश्यू किए थे तो मैक्सिमम हम 1 लाख शेयरों का ही अलॉटमेंट कर सकेंगे, भले एप्लीकेशन 10 लाख शेयरों के लिए क्यों ना जाए। ठीक है, तो ओवर सरप्लस का मतलब क्या हुआ कि कोई कंपनी जितने शेयर मार्केट में इश्यू करती है उससे ज्यादा शेयरों के लिए पब्लिक ने एप्लीकेशन दे दिया है, तो ये पोजीशन कहलाती है ओवर सरप्लस की। अब इसी का रिवर्स केस होता है अंडर सरप्लस। मींस क्या होता है कि कोई कंपनी जितने शेयर मार्केट में इश्यू करती है सम टाइम उससे कम शेयरों के लिए ही एप्लीकेशन आती है, सम टाइम उससे कम शेयरों के लिए पब्लिक से एप्लीकेशन आ पाती है। मान लीजिए फिर से मैंने कहा कि मैंने मार्केट में 1 लाख शेयर इश्यू किए, लेकिन पब्लिक से जो एप्लीकेशन आई शेयरों के लिए वो केवल 80,000 शेयर्स के लिए आ पाई, तो इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, अंडर सरप्लस। और सोचिए इस केस में क्या होगा कि अगर केवल 80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है तो कंपनी की मजबूरी होगी कि वो केवल 80,000 शेयर का ही अलॉटमेंट कर सकेगी। अब 1 लाख तो हो ही नहीं सकता ना, हमने इश्यू जरूर किया था 1 लाख, लेकिन मान लो एप्लीकेशन आई केवल 80,000 शेयर्स के लिए, 80,000 शेयरों के लिए, तो कंपनी अब शेयर केवल 80,000 शेयर ही अलॉट कर पाएगी। तो इस पोजीशन को बोलते हैं अंडर सरप्लस। तो बच्चों ये सारे वर्ड्स की मीनिंग मैंने अपने असाइनमेंट में भी दिया है, आपकी बुक में भी है, एक बार उसको आप रीडिंग जरूर लगाइएगा, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगाऊंगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। सो गुड डे, थैंक यू, होप सो आपको मेरी बात समझ में आई। माई सेल्फ विवेक गुप्ता।